दरवाजे की तेज खटखटाहट से मैं नींद से हड़बड़ाकर उठी। 7 बज चुके थे। मैंने झट से शॉल ओढ़ा और दरवाजा खोला। सामने दूध वाले को पाकर मैं बड़बड़ाती हुई किचन में डब्बा लेने चली गई। इतनी जोर से दरवाजा पीटने की क्या जरूरत है? रोज बाई सुबह 6 बजे तक आ जाती थी। उसके पास दूसरी चाबी थी। चाय बनाकर वह मुझे उठाती और नाश्ता तैयार करने लग जाती। मैंने डब्बा बढ़ाकर दूध लिया। तब तक काम वाली बाई प्रेमा भी सामने से आ गई। मैं उसे देर से आने पर बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर डर था कि कहीं वापस न चली जाए। उसको तो कई घर मिल जाएंगे, पर मुझे प्रेमा जैसी कोई नहीं मिलेगी। मैंने प्रेमा से कहा, अच्छा तू झट से चाय बना दे और नहाने का पानी गर्म कर दे। मेम साहब, एक तो गीजर खराब, बाथरूम की लाइट नहीं जलती, दरवाजे की घंटी नहीं बजती और फिर गैस का पाइप। आप ये सब ठीक क्यों नहीं कराती? मेरा काम बहुत बढ़ जाता है। वह एक ही सांस में उलटा मुझे ही सुनाने लग गई। उसको कहने की आदत थी और मुझे सुनने की। बस यूं ही हमारा गुजारा चल रहा था। कभी कभी तो लगता था सब कुछ छोड़कर भाग जाऊं, पर जाऊं कहां? वहां भी तो अकेली ही रहूंगी। उम्र के 52 वसंत पार करने के बाद भी मैं एक नीरस सी जिंदगी ढो रही थी। रोज सुबह कोचिंग सेंटर जाना, 3 से 4 बैच को पढ़ाना, जॉइंट एंट्रेंस और नीट की तैयारी करवाना, फिर वापस शाम को घर आ जाना। प्रेमा जो बनाकर चली जाती उसी को गरम करके खा लेती और टीवी के चैनल बदलते बदलते सो जाती। न मैं किसी के घर जाती, न कोई मेरे घर आता। यहाँ तक कि ऑफिस के कलीग से भी मेरी कोई खास बातचीत नहीं होती। दबी छिपी जबान में मुझे अकड़ू और खूसट की संज्ञा से जाना जाता। मैंने भी हालात के तहत पारिवारिक व सामाजिक दायरा बढ़ाने की कोशिश नहीं की। मैं तैयार होकर अपने सेंटर पहुंच गई। दिल्ली के इस इंस्टीट्यूट में लगभग 200 बच्चे पढ़ते थे। मेरी योग्यता को देखते हुए मुझे मैनेजमेंट ने कई बार एकेडमिक हेड के लिए कहा, पर मैं कोई जिम्मेदारी लेने से बचती थी। मेरे ऑफिस पहुंचते ही मिसेज रीना बोली, लंच के बाद कहीं मत जाना, मुंबई IIT से डॉक्टर सिंह आ रहे हैं। अपने स्टूडेंट से भी कह देना कि ऑडिटोरियम में 3 बजे तक पहुंच जाएं। वे अपना अनुभव शेयर करेंगे और बच्चों को कुछ टिप्स भी देंगे। ठीक है, कह दूंगी। दोपहर के बाद कोई क्लास नहीं होगी। तुम छुट्टी की बात तो नहीं सोच रही हो ना? अरे, इतने बड़े प्रोफेसर हैं IIT में, अब डीन होने का उन्हीं का नंबर है। और हाँ, वे हमारे साथ 2 बजे लंच भी करेंगे। तुम भी तब तक कॉमन रूम में पहुंच जाना। लंच के लिए हम लोग कॉमन रूम में इकट्ठे हुए। तभी प्रिंसिपल जोसेफ डॉक्टर सिंह को लेकर कमरे में आए। मैं उनको देखकर एकदम धक्सी रह गई। पता नहीं उस एक लम्हे में क्या हुआ। अचानक मेरे दिल ने तेजी से धड़कना शुरू कर दिया। इससे पहले कि मैं संभल पाती, प्रिंसिपल साहब ने मेरा परिचय कराते हुए कहा, ये नीरजा हैं, हमारे यहाँ की बेहद डेडिकेटेड टीचर। जानते हैं इनका पढ़ाया बच्चा? मैंने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। अरे नीरजा, तुम यहाँ, कहकर उन्होंने बड़े ही नपे तुले शब्दों में मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। आप जानते हैं इन्हें? प्रिंसिपल जोसेफ ने पूछा। हाँ, हम दोनों ने एक साथ ही एक ही कॉलेज से MBA किया था। कुछ याद है आपको? कहते हुए उन्होंने मुझे देखा और बोले, मैं नरेन, और उसी चिर परिचित मुस्कुराहट से मेरा स्वागत किया जैसा सदियों पहले। मैंने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया और अपने स्थान पर बैठ गई। मैं उन्हें कभी भूली तो नहीं, पर याद करके करती भी क्या? जो पल हमने साथ साथ बिताए थे वे लौट कर तो आएंगे नहीं। असेंबली हॉल में उनके परिचय और तजर्बे को लेकर जितनी तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी, वे सब आज मेरी झोली में गिरी होती। परंतु आज मैं एक कोने में मासूम सी सहमी सी दुबकी बैठी थी। इधर उनका लेक्चर शुरू हुआ, उधर मैं यादों के झरोखों में जा गिरी। हमारी पहली मुलाकात MBA की उस सिलेक्शन लिस्ट से हुई जिसमें मेरा नाम उन्हीं के नाम के नीचे था। एक नाम राशि होने के कारण
लिस्ट पर उसकी उंगली मेरी उंगली के ऊपर थी और वह अपने पंजाबी अंदाज में बोला था, आपका नाम नीरजा है, मुबारक हो जी, लिस्ट में नाम तो आया। मैं मुस्कुराकर एक तरफ हो गई। मुझे अपना नाम इस इंस्टीट्यूट में आने की खुशी थी और उसने समझा मैं उसकी बातों पर मुस्कुरा रही हूँ। एक ही नाम राशि के होने के कारण रजिस्टर में हमारे नाम भी आगे पीछे लिखे होते और सीटें भी आसपास ही होती। मैं हॉस्टल में रहती और उसने लाजपत नगर में पेइंग गेस्ट लिया था। उस इंस्टीट्यूट में किसी का भी नाम आने का मतलब था कि उसका पिछला रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन रहा होगा। वह काफी हंसमुख और चुलबुला लड़का था। अपने इसी स्वभाव के चलते वह जल्दी ही लोगों में घुल मिल जाता था। उसमें यही ऐसी खासियत थी जो उसे सबसे अलग करती और ऊपर से उसका सिख होना। उसके विपरीत मैं एकदम शांत शर्मीले स्वभाव की थी। जब भी वह मुझे देखकर मुस्कुराता मैं एक तरफ हो जाती। यूं कहना चाहिए कि मैं उससे कन्नी काट लेती। सुबह जब भी वह क्लास में आता एक खुशनुमा माहौल सा पैदा हो जाता। उसकी हंसी में भी संगीत की झंकार थी। मेरा परिवार लखनऊ में रहता था। पापा बैंक में थे और बड़े भैया एक मल्टीनेशनल कंपनी में चेन्नई में तैनात थे। एक दिन मेरा भाई किसी काम के सिलसिले में दिल्ली आया और मुझसे मिलने चला आया। मैंने अपने कॉलेज के गेस्ट हाउस में ही उसका रहने का इंतजाम करवा दिया था। उसको सुबह शताब्दी से पापा से मिलने के लिए लखनऊ जाना था। अचानक किसी वीआईपी के आ जाने से गेस्ट हाउस में उसका रहना कैंसिल हो गया। मैं परेशान हो गई। बाहर कैफे में बैठकर हम दोनों भाई बहन इसी उधेड़बुन में लगे रहे कि अब क्या करें। तभी नरेन अपने एक मित्र के साथ पास से गुजरा और मेरी तरफ हाथ हिलाया। वह शायद अपने घर जाने की जल्दी में था। जवाब में मेरी तरफ से रिस्पॉन्स न पाकर वह अपने स्वभाव के मुताबिक मेरे पास आया। हेलो जी, कोई परेशानी है क्या? जैसे उसने मेरे मन के भाव पढ़ लिए हों। हाँ है तो, मैंने बिना कोई समय गंवाए कहा। ये मेरे भैया हैं। आज रात मैंने इनका गेस्ट हाउस में रहने का इंतजाम करवा दिया था, पर अब वहां से मना कर दिया गया है। कोई आसपास होटल भी तो नहीं है और जो है वो बहुत महंगे हैं, है ना? वह तपाक से बोला। हाँ, मैंने कहा। कोई नहीं जी, मुझे आधे घंटे का समय दो, मैं कोई ना कोई बंदोबस्त करके आता हूँ। कुछ ना हुआ तो अपने साथ ले चलूंगा। फिर वह भैया की तरफ देखकर बोला, आप टेंशन मत लो, मैं बस गया और आया। और सचमुच वह थोड़ी देर में आया और एक कमरे की चाबी देकर बोला, सामने के ब्लॉक में दूसरी मंजिल पर यह कमरा है, आराम से रहो। मैं उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। वह तो हॉस्टल का कमरा था, वह भी 2 या 4 लड़कों का। उसने आगे कहा, ये अकेले ही रहेंगे। दूसरे लड़के को मैंने कहीं और जाने को कह दिया है, आप आराम से रात बिताओ। मुलाकात हुई थी। तुम फिर से घर क्यों नहीं बसा लेती? उसने कहा। मेरा घर बसा ही कहाँ था जो फिर से बसाऊं, वह तो बसने से पहले ही ढह गया था। कहकर मैंने उसकी तरफ देखा। मुझे तुमसे बहुत हमदर्दी है। उम्र के जिस मोड़ पर तुम खड़ी हो, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, पर कहते कहते उसका गला भर आया। आगे कुछ कहने के लिए उसको शायद शब्द नहीं मिल रहे थे। शाम बहुत हो चुकी थी। कॉफी होम भी तकरीबन खाली हो चुका था। अब फिर से हमारे बिछुड़ने की बारी थी। उसने खड़े होते हुए अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैं कटे वृक्ष की तरह उसकी बाहों में गिर पड़ी और अमर बेल की तरह उससे जाकर लिपट गई। उसकी बाहों की कसावट को मैं महसूस कर रही थी और धीरे धीरे अपनी पकड़ को ढीली करके मूक बने हुए हम एक दूसरे से विदा हो गए। मेरी जबान ने एक बार फिर से मेरा साथ छोड़ दिया। फिर एक दिन सुबह सुबह उसका फोन आया। मैं सेंटर जाने की तैयारी कर रही थी। वह बोला, सुनो, एक बहुत ही शानदार खबर है। मैंने तुम्हारे मतलब का एक काम ढूंढा है जिसमें तुम्हारा तजर्बा बहुत काम आएगा। तुमने ढूंढा है तो ठीक ही होगा। मैंने कहा, बताओ कब और कहाँ जाना है? बस
मुंबई मत बुलाना तब। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे एक जानने वाले का गुड़गांव के पास एक वृद्धाश्रम है। ऐसा वैसा नहीं, 5 स्टार फैसिलिटीज वाला है। वह खुद तो फ्रांस में रहता है, पर उसे आश्रम के लिए एक लेडी डायरेक्टर चाहिए। तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने हाँ कर दी है, इनकार मत करना। तुम चाहो तो 1 महीने की छुट्टी ले लो, न पसंद आए तो यहीं वापस आ जाना। एक नई जिंदगी तो कभी भी शुरू की जा सकती है। उसकी बात में एक अपील थी, ठहराव था, एक अच्छे दोस्त और हमदर्द की एक तरह से आदेश भी था। मैं अपना चेहरा अपने हाथों से छिपाकर रोने लगी। इसी अधिकार की भावना के लिए तो तरस गई थी। मन का एक छोटा सा कोना उसी का था और सदा उसी का रहेगा। उसकी यादों की मीठी छावों में बैठने से कलेजे को आज भी ठंडक पहुंचती है। मन का एक छोटा सा कोना उसी का था और सदा उसी का रहेगा।